हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट को लेकर पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हैं क्योंकि मार्केट कुछ टाइम से डाउन ट्रेंड में था, अभी फिर से वापस से चलना शुरू हुआ है। और लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी दैट वाज मार्केट को लेकर के 2025 में मार्केट टफ ही रहने वाली है। और ऐसा लगता है कि शायद हम नया हाई नहीं बना पाएंगे मार्केट में नेक्स्ट 1 ईयर में, पूरा कंप्लीट ईयर में। तो ये एक बड़ी बात होती है। और ये मेरी तरफ से आप ये भी कह सकते हो कि भाई इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू से कि 2025 में हम नया हाई नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। क्योंकि जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो हैम्पर हुई है, और जीडीपी के नंबर्स भी अच्छे नहीं आए हैं। और इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा हायर साइड पर है, जिसकी वजह से आरबीआई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने सीआरआर में कट यहाँ पर एक कट किया है 0.5% का, जिसको 50 बेसिस पॉइंट्स कहते हैं। तो 4% हो गया है सीआरआर मीन्स, यानी कि अभी जो बैंकों के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी शायद थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि पहले 4.5% कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ता था आरबीआई के पास, अभी वो 4% रखना पड़ेगा। तो कम पैसा रखना पड़ेगा, यानी कि बैंकों के पास लैंडिंग के लिए यहाँ पर ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट तो होगा, लिक्विडिटी बनेगी। क्योंकि डिपॉजिट उतना नहीं आ रहा है बैंकों के पास जितना यहाँ पर लोन वो दे रहे हैं, जो ग्रोथ के लिए है, जिसको क्रेडिट कहते हैं। तो थोड़ा सा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एफएमसीजी के नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं, एनपीए थोड़ा सा बढ़कर आया है। बैंकों का, सारे बैंकों का बढ़कर नहीं आया, स्मॉल फाइनेंस बैंक और एनबीएफसी का, माइक्रो एनबीएफसी का बढ़कर आया है, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन उतना ग्रोथ वाला पॉइंट नहीं है। एक वैल्यूएशन के बाद जब मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाए, एक रैली के बाद उसके बाद में अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ सपोर्ट ना करे टेक्निकल्स को, तो वहाँ थोड़ा-सा वो सिचुएशन रुक जाती है। तो अभी मैंने पहले भी जैसे बताया था, ईयरली मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी कि जब कभी पूरे 1 साल में जैसे यहाँ पर हम 2024 की बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको मार्क किया। और अभी तक की अगर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर 300 डे का मूविंग एवरेज लगा लें, तो जिस किसी भी साल में निफ्टी ने 300 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया और उससे ऊपर ही ऊपर चलती रही, जो लास्ट वाली वीडियो आप देखना उसमें पता रहेगा। आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग। तो उसके बाद में जनरली यहाँ पर कंसोलिडेशन आया है। अभी जो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है, अगर हम इसकी बात करने लगे तो किस तरह का है, दिस इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक दिस वन जो हमारा यहाँ पर आया था 2021 में, अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हुआ था। और ये एक अच्छा बड़ा कंसोलिडेशन था। इससे पहले सेम इसी तरह का कंसोलिडेशन आया था, यहाँ पर 2 बार आया था बेसिकली। एक तो हमारा 2015 वाला था, हम इसी की बात कर लेते हैं, और एक उससे पहले 2013 वाला भी था। सो ये 2 कंसोलिडेशन यहाँ पर आए थे। इन दोनों तीनों कंसोलिडेशन में अगर एक कॉमन बात आप देखोगे, तो वो कॉमन बात क्या है? बेसिकली 3 स्टेप्स में कंसोलिडेशन जनरली आता है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्राइंग को वापस से रिमूव कर दूँ, आपको वापस से नज़र आएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट फॉल, देन रिकवरी, एंड देन फॉल, एंड देन रिकवरी, एंड देन फॉल, एंड देन रिकवरी, एंड देन फॉल। तो ये एक सिचुएशन नज़र आती है। इसको अगर थोड़ा-सा हम ब्रॉडर लेवल पर देखने लगें, तो ये डिफरेंट तरीके से थोड़ा-सा बन सकता है कि दिस इज ए कंप्लीट फॉल एंड देन रिकवरी, एंड दिस इज ए कंप्लीट फॉल देन रिकवरी, एंड दिस इज ए कंप्लीट फॉल। तो जो बीच वाला हमारा फॉल था, हमने इसको यहाँ से हटा दिया। सो ये 3 पॉइंट्स में है। एंड एवरी टाइम जब भी यहाँ पर रिकवरी आई है, तो उस रिकवरी ने पिछले वाले हाई को यहाँ पर ब्रेक नहीं किया और लगातार नीचे ही जाता रहा। और जो बॉटम बने वो बेसिकली 3 बॉटम बनने थे। दिस इज द फर्स्ट बॉटम, दिस इज द सेकंड बॉटम, एंड दिस इज द थर्ड बॉटम। तो 3 बार इसने नीचे के लो को तोड़ा। हम अगर इसको भी कंसीडर कर लें तो ये 4 काउंट हो जाएंगे। तो दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन। अगर हम सबसे पहले वाले को भी काउंट करते हैं, इसको भी अगर हम काउंट करते हैं, अदरवाइज इट विल बी 1, दिस विल बी सेकेंड, एंड दिस विल बिकम द थर्ड वन। और जब थर्ड वन यहाँ पर, और ये थर्ड वन कैसे काउंट हुआ? जब भी ये लास्ट वाला हमारा बॉटम तोड़े दोबारा से, तो ये हमारा बॉटम काउंट हुआ। फिर उसके बाद में जब इसको यहाँ पर ब्रेक किया गया नीचे जाते हुए, तो ये हमारा थर्ड काउंट हुआ। और उसके बाद में जब इसको ब्रेक हुआ, तो जब ये यहाँ से उठना शुरू होता है, तो इट मीन्स या तो थर्ड बॉटम होगा या फोर्थ बॉटम होगा। उसके बाद से यहाँ पर ये रैली शुरू होती है।
अभी इससे पहले वाला जो मैंने आपको बताया दिस 2015-16 वाला, यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो आपको नजर आएगा। सो दिस वाज द टॉप, और इस टॉप के बाद में दिस इज द फर्स्ट वन, उसके बाद में रिकवरी, उसके बाद में फिर से नीचे आया, फिर रिकवरी, उसके बाद में फिर से नीचे आया, फिर से रिकवरी, और उसके बाद में फिर से नीचे आया। तो जैसे यहाँ पर ये 4 काउंट हुए हमारे, 1 2 3 एंड 4, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी 4 ही लेवल काउंट होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वन। उसके बाद में ये बॉटम हमारा टूट गया, सो दिस इज द सेकंड वन। फिर हमारा ये बॉटम यहाँ से टूट गया, दिस इज द थर्ड वन। फिर हमारा ये बॉटम टूट गया, एंड दिस इज द फोर्थ वन, और फोर्थ वन के बाद में यहाँ से रैली शुरू हो गई। सो वन, एंड दिस इज सेकंड, दिस इज द थर्ड, एंड दिस इज द फोर्थ। अभी जो सिनेरियो है, अभी अगर यहाँ पर आप देखोगे, देन दिस इज जस्ट फर्स्ट वन। उससे पहले जो 2021 में आया था उसको भी अगर हम देखने लगे, तो इससे पहले हमने 2 सिनेरियो देख लिए हैं, 1 2 3 4 करके यहाँ पर आया, यहाँ पर भी सेम ही नजर आता है। लेकिन इस बार यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 नजर आए बेसिकली। सो दिस इज द फर्स्ट वन, देन ऊपर गया, फिर दिस इज द सेकंड वन, फिर ऊपर गया, दिस इज द थर्ड वन। इसको थर्ड वन नहीं काउंट करेंगे, यहाँ तक काउंट करेंगे, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट लेवल काउंट करते हैं, जब हम पुराने वाला हमारा बॉटम नीचे की तरफ को टूट जाता है, उसके बाद में हम इसको काउंट करते हैं। तो ये वाला नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे, एंड दिस विल बी द थर्ड वन। सो दिस इज द फर्स्ट बॉटम, दिस इज द सेकंड बॉटम, एंड दिस इज द थर्ड बॉटम। सो थर्ड बॉटम के बाद में इसने यहाँ से रिकवरी दिखा दी। अब ये 1 2 3 हुआ, हम कहने लगे कि विवेक भाई इसको क्यों काउंट नहीं कर रहे हैं? इसको हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो ये वाला रिकवरी है, ये रिकवरी हमारी पिछले वाले से ऊपर है। एंड वन मोर थिंग, जो यहाँ पर डाउन साइड आनी चाहिए, वो कम से कम हमारी जो ओवरऑल है वो 8-9% के आसपास का डाउनफॉल होना चाहिए। दिस वाज द 5% ओनली। इससे पहले अगर आप देखोगे तो वो 8-9% वाले डाउनफॉल हैं सारे। हम अगर इसको देखें देन दिस इज 8%, सेकंड वाले को देखें देन दिस इज 8-10%, हम थर्ड को देखें तो ये वापस से 11%, एंड फोर्थ वन इज द लार्जेस्ट वन। सबसे नीचे वाला सबसे बड़ा होता है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो सेम ही सिनेरियो नजर आएगा। जैसे सबसे पहले वाला फॉल 9% था, सेकंड वाला फॉल हमारा 15% था, उसके बाद में थर्ड फॉल वाज 18%, एंड फोर्थ फॉल वाज 15%। सो 8% से 15% के बीच के ये हमारे स्विंग्स हैं। अभी यहाँ पर भी अगर हम सबसे पहले वाला देखने लगे तो 5% है, विच इज नॉट ए कंप्लीट स्विंग। हमारा कंप्लीट स्विंग यहाँ पर 11% सबसे पहला, सेकंड इज 13%, एंड थर्ड इज 15-16%। नाउ अभी जो हमारा पहले वाला ये स्विंग है, जो हमारा स्टार्ट हुआ यहाँ पर टॉप बनाकर 27 सितंबर से, और 27 सितंबर से ये नीचे तक आया। अब इसने रिकवरी दिखानी शुरू की। ये रिकवरी कहाँ तक जा सकती है? एवरी टाइम जब भी हम पास्ट में जाएं, तो जो हमारा फर्स्ट टॉप था, दिस वाज द फर्स्ट टॉप, और जो सेकंड टॉप है, जो थर्ड टॉप है, इनमें बहुत ज्यादा गैप्स नहीं रहे हैं। ये लगातार ऊपर की तरफ तक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो पहले वाले टॉप से सेकंड टॉप वाज जस्ट 2% बिलो, और सेकंड वाले टॉप से जो थर्ड टॉप था दैट वाज 1.5% बिलो। तो रिकवरी अच्छी खासी आती है। उससे पहले भी अगर हम देखें, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की, दिस वन, तो जो फर्स्ट टॉप है, सेकंड वाला टॉप कितना 3% डाउन था, सेकंड वाले टॉप से थर्ड टॉप 2.5% डाउन था, और थर्ड वाले से फोर्थ 3.5% डाउन था। तो बहुत ज्यादा गैप्स नहीं है, यानी कि रिकवरी अच्छी खासी आती है। तो अगर हम करंट में भी इस चीज को कंसीडर करने लगे, एग्जैक्ट अगर हम बिल्कुल करंट में आ जाएं, तो अगर टॉप से देखें और 3% का भी फॉल लेकर चलें, तो हमारी ये रिकवरी लगभग यहाँ तक आनी चाहिए, 25,495 के आसपास तक आनी चाहिए। अगर 3% के आसपास तक लें, और अगर 2% लें तो ये हमारी रिकवरी और कम हो जाती है, यानी कि और ज़्यादा रिकवरी हो जाती है, यानी कि अभी यहाँ से ऊपर तक जाने में गुंजाइश है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है। अब उसके बाद में ये किस तरीके से पैन आउट कर सकता है? सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन मीन्स फर्स्ट बॉटम, यानी कि फर्स्ट स्विंग है। अब ये यहां से क्या कर सकता है? ऐसे जा सकता है। उसके बाद में पिछले वाला स्विंग नीचे की तरफ को वापस से तोड़ेगा, और वापस से ये रिकवरी दिखाएगा अच्छी खासी, और पिछले वाले टॉप से थोड़ा सा ही पहले आकर रुकेगा, और उसके बाद में फिर से नीचे जा सकता है। नाउ इट विल डिपेंड कि यहां पर ये 3 बॉटम्स बनाएगा या 4th बॉटम बनाएगा। ये सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके पीछे ऐसा कोई हम पहले से एसर्टेन नहीं कर सकते कि इस बार 3 बनेंगे या 4 बनेंगे, हो सकता है इस बार 2 ही बने। लेकिन एक जो एक फॉल है, एक कंसोलिडेशन वाला फॉल है, वो साफ साफ नजर आता है।
अब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ से जो रिकवरी है, ये कितनी रिकवरी और बची है? अगर हम 3% पहले वाले टॉप से इस वाले टॉप की बात करने लगे, 4% के आसपास तक और रिकवरी बचती है। हम यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, मैंने ट्विटर भी यहाँ पर ट्वीट भी किया था, मैं ट्विटर पर एक्टिव भी रहता हूँ, वहाँ चीज़ों को पोस्ट करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को देखने लगें, तो यहाँ पर हमें एक कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ नज़र आता है। सो दिस इज़ द कप एंड दिस इज़ द हैंडल। और अगर इस कप विद हैंडल का हम टारगेट लेने लगें तो हम यहाँ पर एक टारगेट लेते हैं और इसको मैप करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर। तो हमारा ये लेवल निकल कर आता है 25,400 और इतना ही लगभग गिरावट के आसपास है। यानी कि ये हमारा एरिया होने वाला है ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास जहाँ तक निफ्टी यहाँ से वापस जा सकती है। लेकिन उसके बाद में वापस से सेम ही साइकिल नीचे को आती हुई नज़र आती है। ये पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि जब भी कभी लगातार रैली आई है, पूरे साल जब 300 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, तो उसके बाद में कंसोलिडेशन आया और जब भी इस तरह का कंसोलिडेशन आया, वो या तो 4 स्विंग्स में आया, 3 स्विंग्स में आया। हमेशा ही इस तरह का ये एक कंसोलिडेशन आता है और इससे पहले अगर हम देखें कब इस तरह का था, ये हमें इस तरह का नज़र आता है और काफ़ी बड़ी लंबी रैली थी। उसके बाद में ये हमारा सबसे पहला स्विंग है नीचे को, फिर उसके बाद में रिकवरी है, फिर सेकंड स्विंग है, फिर रिकवरी है एंड फिर थर्ड स्विंग है। तो फर्स्ट स्विंग हमारा यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, सेकंड स्विंग हमारा यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ। सो दिस इज द थर्ड, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज द फर्स्ट वन। तो यहाँ पर इस तरीके से बना क्योंकि पहले यहाँ पर सबसे टॉप बना, उसके बाद में सेकंड टॉप बना, आप ये देखोगे, और उसके बाद में थर्ड टॉप बना। तो जो ये टॉप बनते हैं ये काफी ऊपर तक बनते हैं, इनमें बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती टॉप से लेकर। तो ये सिर्फ 4% का गैप है और सेकंड टॉप से थर्ड टॉप में सिर्फ और सिर्फ 1.5% का गैप है। लेकिन जो गिरावट होती है वो पिछली बार से ज्यादा बड़ी गिरावट होती है। अगर हम यहाँ पर देखने लगे तो फर्स्ट गिरावट कितनी थी? फर्स्ट गिरावट 12.98% थी। सेकंड गिरावट कितनी हुई? सेकंड गिरावट यहाँ पर 13.38% हुई और जो थर्ड गिरावट हुई, थर्ड गिरावट यहाँ पर बहुत ज्यादा हुई, दिस वाज 31%। इंट्राडे को अगर हम यहाँ पर खत्म कर दें तो भी 27% के आसपास है। और अगर हम नेक्स्ट डे की रिकवरी को यहाँ पर कवर कर दें तो क्योंकि नेक्स्ट डे सीधी सीधी रिकवर हो गई तो 21% के आसपास है। उसके बाद में यहाँ से एक लंबी अच्छी खासी रैली शुरू हुई। तो सेम ही सिनेरियो यहाँ पर नज़र आता है। मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जो 2025 में मुझे रैली नज़र नहीं आती, अभी जो रैली स्टार्ट हुई है और जो यहाँ से 4% के आसपास की जो ओवरऑल रिकवरी ब्रेकआउट पॉइंट से थी और करंट प्राइस से, करंट लेवल से अगर हम देखें तो शायद 2.5% 3% के आसपास का, 4% के आसपास की जो रिकवरी है, ये मैक्सिमम नज़र आती है। अब ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि यहाँ से सीधी रिकवरी इमीडिएटली एक शार्प वे में आ जाएगी, बिल्कुल सीधे नॉन स्टॉप की एवरीडे निफ्टी एंड ओवरऑल मार्केट विल कीप ऑन गोइंग अप। ये बड़ा मुश्किल सा है कहना। हो सकता है पहले नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, नीचे जाए, ऐसे जाए, इस तरीके से वो कुछ भी रिकवरी इस तरह से आ सकती है, क्योंकि पास्ट में भी जो रिकवरीज आई है ना, वो जरूरी नहीं है कि वो सिंगल शॉट में आ गई हो। वो अलग अलग तरीके से भी आ सकती हैं। जैसे यहाँ पर ये थर्ड वाली रिकवरी ऊपर गया, फिर से नीचे आके, और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो रिकवरी आई, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, फिर रिकवरी आ गई। इससे पहले की ये बड़ी शार्प थी। तो बड़ा मुश्किल है कहना कि रिकवरी किस शेप में आने वाली है, लेकिन रिकवरी है यहाँ पर चार्ट्स में, वो साफ-साफ नज़र आ रही है। हम इससे पहले अगर देखें तो ये फर्स्ट रिकवरी वाज़ शार्प, सेकंड रिकवरी वाज़ नॉट दैट शार्प कि ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो एक ज़िगज़ैग वे में उसने रिकवरी दिखाई। थर्ड वाली रिकवरी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो 2-2 3-3 स्विंग्स के साथ भी रिकवरी हो सकती है और सिंगल शॉट में भी हो सकती है। यहाँ पर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कॉशियस इन द सेंस जो हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं, जो बिना स्ट्रैटेजी के हम लोग ट्रेड करते थे, जो मैं बहुत पहले से सबको यहाँ पर वार्न भी कर रहा था कि जो डिफेंस सेक्टर है या फिर जो रेलवेज़ है, जो पीएसयू बैंक्स एक अंधाधुंध तरीके से ऊपर चले जा रहे थे। मैं सबको कह रहा था कि हाई फ्लाइंग स्टॉक से बचो और उन कंपनीज़ में पैसे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ शेयर प्राइस में नहीं आई है, लेकिन जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल ट्रिपल हो गए हैं। जैसे मैं एचडीएफसी की बात कर रहा था, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर रहा था, बजाज फाइनेंस की बात कर रहा था, बजाज फिनसर्व की बात कर रहा था। तो आप पुरानी वीडियोस देखोगे अभी 4-5-6 महीने पहले तक की, तो इन्हीं स्टॉक्स की बात की गई थी और आज वही चीज़ें हो भी रही हैं कि कोटक बैंक नहीं टूटा है, एचडीएफसी बैंक इज मेकिंग लाइफ टाइम हाई, वेयर एज ऑल दीज हाई फ्लाइंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस और बाकी इस तरह के रेलवेज वगैरह, वो सारे के सारे नीचे पड़े हैं।
हमें कभी भी भीड़ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विटर पर देख रहे हो, सभी लोग ये कह रहे हैं, आईआरएफसी बिल्कुल टॉप पर है, कोई पैटर्न नहीं है, और ले लो। ऐसे नहीं होता है। बिना चार्ट पैटर्न के, बिना डिसिप्लिन के, बिना फाइनेंशियल्स को समझे अगर हम ट्रेड करेंगे और स्टॉक प्राइस नीचे जाने लगेगा, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि आप होल्ड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपके पास कोई बेस नहीं है। जब हम अपने बेस के आधार पर यहाँ पर हम यानी कि अपनी नॉलेज के बेस पर हम अपने टेक्निकल स्ट्रेटजीज के बेस पर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 5% एक स्टॉक में लगाकर ट्रेड करते हैं और उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस नीचे भी आ जाए तो हमें पता होता है हमने क्यों खरीदा है, कहाँ खरीदा है और यहाँ से जो इसका टेक्निकल टारगेट है कहाँ तक है। खरीदने के बाद में कोई भी चीज़ नीचे जा सकती है, लेकिन अगर हमने स्टडी के बेस पर लिया है ना, तो हम उसको होल्ड कर पाते हैं और यहीं पर सारा गेम है। वही लोग लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं जो स्ट्रैटेजी के बेस पर ट्रेड करते हो, डिसिप्लिन के बेस पर ट्रेड करते हो, जो रैंडम ट्रेड नहीं लेते हो, किसी के कहने से ऐसे ही ट्रेड नहीं ले लेते हो, सोच समझ कर ट्रेड लेते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।